गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने म्यूटेशंस के बारे में बात करी थी और हमने ये बातें करी थी कि म्यूटेशंस की परिभाषा क्या है, पॉइंट म्यूटेशंस, जीन म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, ये सब होते क्या हैं। इसके अलावा पॉइंट म्यूटेशंस के जो टाइप्स हमने पढ़े थे, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, उन सभी के अलावा हमने इनके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी थी। तो जो इनमें सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस, जिनको हमने डिटेल में लास्ट क्लास में कंसिडर किया। आज हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, है ना। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस का मतलब होता है, यूजुअली कहा जाता है कि वो म्यूटेशन जो अपने आप हो जाते हैं। देखिए बच्चों, ये परिभाषा गलत है, ये टेक्निकली परिभाषा है ही नहीं। म्यूटेशंस तो सारे ही अपने आप ही होते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस हम लेबोरेटरी में कुछ करवाए नहीं, कोई साइंटिस्ट उनको इंड्यूस ना करे, तब तक तो म्यूटेशन ऑटोमेटिकली होते ही हैं प्रकृति में। तो म्यूटेशन हुआ कैसे, उनका ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पर हम दो कैटेगरी बनाते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन एंड द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। अब सबसे पहले हम इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मस्टर्ड गैस के बारे में पता लगाया गया था कि वो म्यूटाजेनिक है। तो म्यूटाजेनिक का मतलब क्या हुआ, म्यूटाजन है वो, इसका मतलब वो म्यूटेशन करवाने वाला है। यानी कोई भी ऐसा केमिकल हो या कोई रेडिएशन हो या कोई भी बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो जो किसी म्यूटेशन को करवाए और उस म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, तो हम उसको क्या बोला करते हैं, म्यूटाजन। और इंड्यूस्ड म्यूटेशंस वो सारे म्यूटेशंस हैं जिनके म्यूटाजेंस हमें पता हैं और हम उनको म्यूटाजेंस को काम में लेते हुए म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ा देते हैं या नए म्यूटेशंस करवाते हैं। तो ज़्यादातर ये काम कौन करते हैं, साइंटिस्ट ये काम करते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट क्यों करते हैं ये काम? आपने नाम सुना होगा, गेहूं की कई सारी वेराइटीज़ हैं, कई सारी बाजरे की वेराइटीज़ हैं, अलग अलग फसलों की कई वेराइटीज़ बनाते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, है ना। तो वो करते क्या हैं, वो सभी गामा रेज को, ज़्यादातर केसेस में गामा रेज को, जो कि एक टाइप का रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा, है ना, तो उस गामा रेज को वो ज़्यादातर केसेस में म्यूटेजन के तौर पे काम में लेते हैं और म्यूटेशंस करवाते हैं। और उसकी वजह से कुछ जो जीन्स हैं, जैसे कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो पैथोजन के लिए ससेप्टेबल हैं, उनके लिए ससेप्टेबल प्रोटीन बनाते हैं। यानी सपोज कर लीजिए कि कोई पैथोजन है, कोई रोग कारक है, कोई कीटाणु है, वो शरीर के अंदर जा रहा है, तो उसका जाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं सेल में। वो ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं, एक प्रोटीन होते हैं, और उन प्रोटीन को बनाने वाले जीन को अगर म्यूटेट कर दें तो वो कीटाणु या वो रोग कारक शरीर में जा नहीं सकता, और अगर वो नहीं जाएगा तो उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रोग प्रतिरोधक क्षमता उस कीटाणु के लिए डेवलप हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर ये काम फसलों में करवाया जाए तो उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इसलिए ऐसे म्यूटाजन स्ट्रेन्स बनाए जाते हैं और नई नई वेराइटीज़ बनाई जाती है। तो ये सब क्या कहानी थी, ये सब इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, है ना। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशंस आर नथिंग बट दोज that arise after a purposeful treatment with mutagens, okay, and such kind of environmental agents are known as mutagens, okay. Now what is spontaneous mutations? Spontaneous mutations are those about which we do not know the proper mutagen. हमें नहीं पता चल पाया आज तक कि किस वजह से इसमें म्यूटेशन हुआ। यानी म्यूटाजन, हम ना तो रेडिएशन हम उसके बारे में पता लगा पाए हैं, और ना ही तो हम क्या पता लगा पाए हैं, हम उसका केमिकल म्यूटाजन भी पता नहीं लगा पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो म्यूटेशंस होते हैं, इनकी जो रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि हमने तो कोई म्यूटाजन ट्रीटमेंट दिया नहीं, और कुदरत में अपने आप म्यूटाजन आया तो बाई चांस उसको मिला है, और बाई चांस मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इस टाइप के म्यूटेशंस की जो रेट होती है उसको मिनिमल म्यूटेशन रेट हम कंसीडर करते हैं, या उसको कहते हैं बैकग्राउंड म्यूटेशन रेट, ओके।
और ये बेसिकली जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं पॉपुलेशंस में, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई किसी का स्किन कलर अलग है ना, किसी का बॉडी साइज थोड़ा रोबस्ट है, कुछ छोटे साइज के होते हैं, किसी का स्किन कलर येलो है। तो ये जो सारे जो फिनोटिपिक चेंजेस है, किसी के बाल कर्ली है, किसी के स्ट्रेट हैं, तो इन सभी बदलावों के पीछे जो रीज़न है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आर दोज दैट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ नॉन म्यूटाजन ट्रीटमेंट एंड दे आर बेसिकली अकाउंट फॉर बैकग्राउंड रेट ऑफ म्यूटेशन। ओके, नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी ढंग से काम नहीं कर रही हो। अब इसमें क्या होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला मेजर एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, उनके साथ में एक सब यूनिट होती है, और वो सब यूनिट अगर डीएनए पॉलीमरेज गलत न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर देता है तो उसको हटा के सही करता है। तो उस सब यूनिट का काम क्या हुआ? प्रूफ रीडिंग का काम हुआ। ठीक है, अगर उस सब यूनिट में डिफेक्ट आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपना काम कर नहीं पाएगी। इसका मतलब अगर डीएनए पॉलीमरेज ने गलत न्यूक्लियोटाइड रेप्लिकेशन के दौरान अटैच कर दिया तो वो गलत ही अटैच रह जाएगा, और अगली जनरेशन में जब रेप्लिकेशन होगा तो वहां पे वो म्यूटेशन के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा कारण होता है कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म की एफिशिएंसी में कमी आ जाए। जैसे यूजुअली डीएनए रेप्लिकेशन में जो एरर्स रह जाती हैं, उन एरर्स को मिसमैच रिपेयर सिस्टम, डीएनए का एक रिपेयर सिस्टम होता है, उससे करेक्ट करवा दिया जाता है। लेकिन अगर ये करेक्ट नहीं करवा पाया तो म्यूटेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो कुदरत ने पहला मौका रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी का दिया, दूसरा मौका रिपेयर का भी दिया, लेकिन अब भी अगर ये करेक्ट नहीं हो रहा है तो म्यूटेशन तो होना तय है। तीसरी बात, एक्सपोजर ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट। अगर कोई प्रकृति में कोई म्यूटाजेनिक एजेंट है तो वो कितनी अमाउंट में है और किसी इंडिविजुअल को कितना एक्सपोज हुआ है, उसका ट्रीटमेंट कितना हुआ है, इस बिहाफ पे ये तय होता है कि वो म्यूटेशंस करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड गैस जब हम मस्टर्ड ऑयल को गर्म करते हैं, इंडिया में एडिबल ऑयल है वो, और उसको जब हम काम में लेते हैं तो मस्टर्ड गैस निकलती है। तो क्या ये हमारे लिए म्यूटाजेनिक हो सकता है? बहुत रेयर चांस है, क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट में निकलती है, तो हमारा एक्सपोजर उस गैस के लिए ज़्यादा नहीं होता। और जब हमारा एक्सपोजर उसके लिए ज़्यादा नहीं है तो उसके म्यूटाजेनिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और चौथा जो मैकेनिज्म है वो वॉटसन और क्रिक, ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1951-52 में, है ना। तो उन्होंने एक फिनोमेना को बताया था, टॉटोमेरिज्म। 11th-12th की क्लासेस में हमने टॉटोमेरिज्म को केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। जो होता क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन एटम एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए तो हम उसको बोलते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट, और इस फिनोमेना को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अब ये टॉटोमेरिज्म कैसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन करवाता है उसको हम जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इन बिंदुओं के बारे में बात कर लेनी है कि यूजुअली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ये बहुत कम होती है, इसकी जो रेंज है वो 10⁵ to 10⁸ है, यानी 1,00,000 से 1,00,00,000 की जो कोशिकाएं हैं तो उनमें से चांस बनता है कि किसी एक सेल में म्यूटेशन होगा, है ना। तो एक सेल के लिए म्यूटेशन रेट हम क्या रखेंगे? 10⁻⁻5 to 10⁻⁸ ओके। और जो लास्ट स्लाइड्स में हमने, पिछले लेक्चर में हमने जो पॉइंट म्यूटेशंस के 3 अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, क्या हमने कोई म्यूटेजन के बारे में बात करी थी? क्योंकि हमें नहीं पता था। तो टेक्निकली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस ही हैं। तो ज़्यादातर जो पॉइंट म्यूटेशंस अपने आप हो जाते हैं, यानी जिनका म्यूटाजन हमें पता नहीं होता, उन सभी को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस में भी अगर हम बात करें तो
हमने जैसे पॉइंट म्यूटेशन में दो कैटेगरी के बारे में बात करी थी, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन एंड बेस पेयर एडिशन और डिलीशन। तो ये देखा गया है कि प्रोकैरियोट्स के केस में जो पॉइंट म्यूटेशन ज़्यादातर होते हैं वो कौन से होते हैं? एडिशन डिलीशन। सब्स्टिट्यूशंस रिवर्स म्यूटेशंस की वजह से हमें कई बार पता नहीं चल पाते हैं, और एडिशन और डिलीशंस को हम कलेक्टिवली कभी कभी बोल दिया करते हैं इंडेल म्यूटेशन। इंडेल में IN स्टैंड्स फॉर इंसर्शन और DEL स्टैंड्स फॉर डिलीशंस। ओके, वो आप अपनी हायर क्लासेस में फर्दर इसको और डिटेल में देखेंगे। तो हम चलिए बात करते हैं टॉटोमेरिज्म के बारे में। वॉटसन और क्रिक ने इस मैकेनिज्म को समझाया था स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नाइट्रोजिनस बेसिस, जो कि 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, उनमें अगर हाइड्रोजन एटम इंट्रामोलिकुलर मूवमेंट करता है तो उनके फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं, जिसके बिहाफ पे उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे थाइमिन का कीटो ग्रुप, क्योंकि कार्बन 4 पे अगर आप देखेंगे तो कीटो ग्रुप है, और अगर इसका अगर एक हाइड्रोजन वहाँ से हट के और कीटो ग्रुप के साथ लग जाए तो किस में तब्दील हो गया? इनॉल ग्रुप में। तो कीटो एंड इनॉल, इन दोनों में आप देख रहे हैं एरो एक तरफ ज़्यादा बड़ा है, एक तरफ छोटा है। ज़्यादा बड़ा होने का मतलब है ज़्यादातर टाइम थाइमिन किस फॉर्म में रहता है? कीटो फॉर्म में। तो स्टेबल फॉर्म कौन सी हो गई? कीटो। और जब इसकी कीटो फॉर्म होती है तो ये किसके साथ पेयर करता है? वॉटसन क्रिक पेयरिंग के अकॉर्डिंगली थाइमिन पेयर करेगा एडेनिन से। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि कीटो फॉर्म किस में देखने को मिल रही है? ग्वेनिन में। अगेन कीटो एंड इनोल ग्रुप, कीटो फॉर्म एंड द इनोल फॉर्म। ठीक है, और अगर हम एडेनिन और साइटोसिन के बारे में बात करें तो उनमें एमिनो ग्रुप होता है कार्बन 4 पर, और ये किस में तब्दील हो जाता है? इमिनो ग्रुप में। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन कहीं और चला जाता है इसी मॉलिक्यूल के अंदर तो ये NH2 की जगह क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इमिनो फॉर्म। तो ये एमिनो और कीटो फॉर्म इन सभी नाइट्रोजनस बेसिस की स्टेबल होती हैं, और ये नॉर्मली किसके साथ पेयर करती हैं? वॉटसन क्रिक बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंगली ये अगर एडेनिन है तो थाइमिन से पेयर करेगा, साइटोसिन है तो ग्वेनिन से पेयर करेगा। लेकिन रेयर फॉर्म में ये क्या नॉर्मल बेस पेयरिंग शो करेंगे? नहीं। ये रेयर फॉर्म में जो फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली थी कि एडेनिन है, तो एडेनिन रेयर फॉर्म में किसके साथ पेयर करेगा? एडेनिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, और थाइमिन किसके साथ पेयर करेगा? ग्वेनिन के साथ। कहने का मतलब ये किससे पेयर करना शुरू कर देते हैं? ऑल्टरनेटिव प्यूरिन और पायरिमिडीन के साथ, और इस वजह से म्यूटेशंस हो जाते हैं। और वो म्यूटेशंस कैसे हो जाते हैं? जरा इस डायग्राम को आप देखिए। जैसे नंबर 1 में पेरेंटल DNA है, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं, उसके बीच में एक डॉटेड लाइन से एक बॉक्स बना के हमने रिप्रेजेंट किया है GC बेस पेयर को। ठीक है, अब सोचिए तो कि जो G है वो यहाँ पे तो कीटो फॉर्म में था, इसलिए वो साइटोसिन से पेयर कर रहा था, और ज़्यादातर टाइम वो कीटो में रहता है तो साइटोसिन से पेयर किया हुआ है। लेकिन जब रेप्लिकेशन हो रहा है और उसी वक्त वो इनोल फॉर्म में आ गया तो किसके साथ पेयर कर जाएगा? थाइमिन के साथ पेयर कर जाएगा। तो ये एक मिसमैच डेवलप हो गया, GT है ना। और ये जो GT है, अगर ये रिपेयर मैकेनिज्म से करेक्ट हो गया तो वेल एंड गुड, तब तो कोई म्यूटेशन होना नहीं। लेकिन अगले रेप्लिकेशन राउंड तक अगर ये GT ही बना रहा तो देखिए जनाब, G वापस तो कीटो फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो तो ज़्यादातर टाइम कीटो में रहता है। और यहाँ पे जो थाइमिन है, वो थाइमिन जो होगा वो भी कीटो फॉर्म में नॉर्मली रहता है, तो वो एडेनिन के साथ पेयर कर जाएगा और ये म्यूटेंट हो गया। और दोस्तों किस टाइप का म्यूटेशन हुआ जरा देखें। GC बेस पेयर की जगह पे किसने जगह ले ली? AT ने, यानी G की जगह A आ गया, यानी प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हुआ, और C की जगह T आ गया, मतलब पायरिमिडीन से पायरिमिडीन रिप्लेस हुआ। और ऐसे पॉइंट म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन म्यूटेशंस। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।